गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में बताएंगे। जैसा पिछले हमने आपको बोला था, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन, एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन, ये ब्रांचेज एंटोमोलॉजी की, ये सब बताए थे। अब आपको इससे आगे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के बारे में विस्तृत बताएंगे कि क्या है। और उसमें देखिए एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कृषि कीट विज्ञान, कृषि इसकी हिंदी है कृषि कीट विज्ञान। तो इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। इससे जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर और एंटोमोलॉजी। तो ये सबकी डेफिनेशन बता दी, लेकिन चूंकि आपको बताना चाह रहे हैं, आपकी शायद जानकारी में होगा, नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं पहले आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर से संबंधित आपको इतना पता होना चाहिए, आपकी जान 3। हाँ, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको बता रहे हैं। तो एग्रीकल्चर मीन्स जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, जैसे सभी सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन उसमें सभी सब्जेक्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का, उसमें कृषि से संबंधित कीटों के बारे में, क्या उससे लाभ है, क्या हानियां हैं। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी मीन्स ये है कि कृषि कीट विज्ञान है, इसका क्या रोल है। देखिए, हम फसलों में खेती के लिए हर सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे मायने रखते हैं। जैसे कि एग्रोनॉमी वालों ने आपको वो सब सब्जेक्ट है उसके बारे में कि जो वेराइटीज वगैरह हैं, है ना, तो हर सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जहाँ पर आप फसल कोई पैदा कर रहे हैं, शुरू से लेके आपने जो पैदावार ली, कोई भी जैसे निराई गुड़ाई की, फिर कोई अच्छा सीड भी लगाया, सब कुछ किया, फसल तैयार हो गई, इंसेक्ट आ गए और इंसेक्ट ने वो खा ली फसल, तो फिर वो सब बराबर हो गए। भाई, जब आपकी ने फसल तैयार कर ली और उसको इंसेक्ट खा गए, तो किसान को कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आपको उसमें क्या करना है, उनको कैसे नियंत्रित करना होता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उन्हें कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाएं, जिससे किसानों की आय बढ़ जाए, हमारे देश की उन्नति बढ़े, उसमें सहायक है एंटोमोलॉजी। जब तक हम इंसेक्ट को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो इंसेक्ट, चाहे वो टर्माइट है, ग्रास हॉपर है, कोई भी इंसेक्ट है, फसलों को खाते रहेंगे, नुकसान करते रहेंगे और हमारी पैदावार घटती रहेगी, जो हम पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि दूध निकाला, गर्म किया, सब कुछ किया, घी बनाया, उसे नाली में डाल दिया, तो वो बेकार गया। इसी तरह से पूरी फसल में पैसा लगाया किसान ने, पूरी साल मेहनत करी और वो इंसेक्ट आए और खा गए। तो इसके लिए हम कैसे क्या है, तो आपके में अभी हम इसमें मेन टॉपिक पे आएंगे कि इंसेक्ट है क्या, ये सब हमने पिछले उसमें बताया, इनको कैसे वो करना है। तो एक टॉपिक पे आते हैं जो आपके में है, इंसेक्ट होते कैसे, तो उसकी बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी के बारे में बताते हैं, उसके बॉडी वाल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंसेक्ट की बॉडी वाल। तो बॉडी वाल, BODY, WALL, इंसेक्ट की जो बॉडी है वो, तो इसमें जो बाह्य आवरण होता है इंसेक्ट का, उसे बॉडी वाल बोलते हैं। इंसेक्ट का जो बाह्य आवरण है उसे क्या बोलते हैं, बॉडी वाल, देहभित्ति। अब उसमें क्या होता है कि उसके अंतर्गत शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। बॉडी वाल के अंतर्गत जो वो कठोर परत होती है, बहुत मजबूत होती है, और उसके अंदर बॉडी के पार्ट सुरक्षित रहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है, 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है। इसमें क्या क्या होता है, नंबर 1 क्यूटिकला, क्यूटिकल, CUTICL, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। सेकंड पॉइंट पे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, सेकंड नाम है इसका हाइपोडर्मिस।
एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और 3 है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 इसमें पाए जाते हैं, 3 से मिलकर बनी होती है बॉडी वॉल। तो इसमें मुख्य रोल पहले इसका आता है क्यूटिकल का। और क्यूटिकल क्या होती है, तो क्यूटिकल के बारे में आपको बताते हैं। ये वाला फर्स्ट पॉइंट, क्यूटिकल एक मजबूत ऐसे समझिए परत है बॉडी के में, इंसेक्ट की में। और ये किससे, क्या इसका कार्य है, क्या करती है ये क्यूटिकल, मेन क्या विशेषता है, तो क्यूटिकल ये मजबूत है। और जब कीट को बढ़ना होता है तो ये जो क्यूटिकल की परत है ये गिर जाती है, जिसे मोल्टिंग कहते हैं। और जितनी बार कीट को बढ़ना होता है उतनी बार ये गिरती है, तभी कीट बढ़ सकता है। यदि ये नहीं गिरेगी तो कीट बढ़ नहीं पाएगा। यदि ये परत नहीं गिरेगी और बहुत मजबूत होती है, जब कीट को बढ़ना होता है तो उतनी ही बार ये गिरेगी। और इसकी विशेषता ये है कि ये मजबूती का पता प्रोटीन और काइटिन से बनी होती है। तो प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि बनी किससे होती है, प्रोटीन और काइटिन से बहुत मजबूत लेयर होती है। दूसरी बात, इसमें काइटिन क्या कार्य कर रही है और उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, वो मैं आपको नोट करके समझा देता हूँ। फिर इसका एक डायग्राम बनाएंगे आपको कि ये जो बॉडी वॉल है उसका क्यूटिकल का क्या डायग्राम है, जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगा। और स्पेलिंग शायद लेबलिंग कर देंगे। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे वैसे भी पूछ सकते हैं, फोन से भी पूछ सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, वैसे मैं आने नहीं दूंगा, एग्जाम्पल सहित आपको समझाएंगे सब चीज को। परंतु फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन से पर्सनली पूछ सकते हैं, वरना इसमें कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको यही समझ में आ जाए हर पॉइंट। तो देखिए, इसमें एक हम आपको समझाते हैं डायग्राम इसका पहले, क्यूटिकल इसका क्या है, बॉडी का सेक्शन का एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा देता हूं, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से होती है और क्या फंक्शन है इसका। आपको इधर ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि डायग्राम हम बना रहे हैं, उस डायग्राम को देख रहे हैं कि किस तरह का डायग्राम बनना है, तो जिससे वो समझ में आ जाएगा कि डायग्राम इस तरह का बनाया जाता है। क्योंकि इसमें मेन डायग्राम का ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, उसमें लेबलिंग कर देते हैं, जितने भी पॉइंट आएंगे उनमें आप डायग्राम बना देंगे, उसे लेबलिंग कर लेंगे, तो आप अच्छे से उसे कर सकते हैं, उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं ढंग से, आपको जानकारी नहीं है पॉइंटों के बारे में, तो दिक्कत होगी। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमें इस तरह से कोई लेयर सी लेनी है और बहुत सिंपल डायग्राम है। आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कोई कठिन डायग्राम नहीं पड़ता है, हल्का सा आपको इधर ध्यान रखना है कि क्या करना है। इस तरह से बनाते जाएंगे। ऐसे करेंगे, उसके बाद में ऐसे कर देंगे, फिर हमको इस तरह से ये बनानी है संरचना। तो कोई संरचना बना रहे हैं, उस संरचना के आधार पे आपको ये डायग्राम बनाना होगा और इसको अभी लेबलिंग कर देंगे, तो ये आपकी समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। इसमें जो इसके पार्ट होते हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं और उनके, इसमें क्यूटिकुला कहाँ पे है और उस क्यूटिकुला का क्या फंक्शन है, एपिडर्मिस कहाँ है, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सा है, ये सब इसी से क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इस तरह की आप एक संरचना बनाएंगे,
और उसके बाद में ऐसे लेंगे, इस तरह से आपको हम संरचना बना करके दिखा रहे हैं। आपको डायग्राम देखते जाएं और चाहे साथ में आप बना सकते हैं, और मैं उसके वो लेबलिंग भी कर दूंगा कि किस तरह से कहाँ का कौन से पार्ट है इसमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, ये स्ट्रक्चर बनाई। अब इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, हम क्या क्या करना है, और बड़ा डायग्राम का ही ज़्यादा इसमें रोल रहता है। तो आपको इस तरह की कुछ लेयर्स का डायग्राम बनाना है। ऐसे ऐसे ये कर लेंगे। ये जो बना रहे हैं वो क्या है, ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस है, जिसका ये नीचे वाली ये बना रहे हैं, वो उसमें काम में आएंगे, भी बताएंगे कि किस तरह से इसका रोल रहता है। ऐसे चौकोर जैसे खाने बनाते जाएंगे इस तरह से। और इसमें ये वाली नीचे की जो लेयर दिखाएंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की होगी, सबसे आखिरी लेयर होती है वो, ठीक है। और वो इस तरह की होगी, लगभग ये आखिरी लेयर होगी, इससे फिर आगे का वो बढ़ जाएगा। तो इसमें ये जो बनेंगे आपके चौकोर से इसमें आ जाएंगे, इधर ऐसे करके आ जाएंगे। एक ये वाली आ जाएगी, इसमें दो आ जाती हैं, तो इसको भी फिर आगे बढ़ा देंगे अभी ऐसे करके। ये तो आती जाएगी इस तरह की लेयर, और यहाँ पे एक इस तरह से अलग से देंगे, ऐसे करके संरचना आएगी। देखिए किस तरह से संरचना आएगी है, ऐसे ऐसे इस तरह की इसमें स्ट्रक्चर आएगी अलग से। ऐसे मैं आपको जो डायग्राम बना रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना है, उसी के बाद में वो क्लियर हो जाता है। और डायग्राम आप बना लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसमें क्या है, हम इसको ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड सेल बोलते हैं। ये वाली जो अभी संरचना बना रहा हूँ लिख देंगे, जैसे इसे सीटा बोलेंगे, इसे स्पाइन का आता है स्ट्रक्चर, ये स्पाइन, ये ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड सेल में आएगा, OPNING, ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड सेल, GLAND, ग्लैंड सेल, CLL, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड सेल। अब इसमें अगला स्ट्रक्चर आएगा सेंसरी हेयर्स वाला, तो वो कैसे आएगा देखिए। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्ट्रक्चर के लिए इस तरह से बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, ऐसे कर लेंगे। इसको भी दूसरी तरह से इसी में ले लेंगे, इस तरह से करते हुए ऐसे ऐसे ले लेंगे, और इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ये एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि एक ऐसे करके हमें यहीं से एक, जैसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे इसमें यूं करके हम एक संरचना लेते हैं, ऐसी संरचना लेते हैं इस तरह की, तो वो संरचना आ जाएगी इसमें। और यहाँ से हमारा ये चल रहा है, ये हाइपोडर्मिस वाला, ये वाला, ये लगभग इससे मिलता जुलता यहाँ से बनाते जाएंगे, ऐसे बनता जाएगा, ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। इससे क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इसमें हल्का सा हमें परिवर्तन करना है कि ये यहाँ से जो भी हमने यहाँ तक ऐसे बढ़ा करके
और इसी लेवल तक आ जाना चाहिए वो, इस लेवल तक, जिससे वो इसी स्ट्रक्चर में शामिल हो जाएगा हाइपोडर्मिस वाले में। और हाइपोडर्मिस की ये आगे बढ़ के चली जाएगी स्ट्रक्चर, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर बढ़ गई और ये स्ट्रक्चर हो गई। तो इसमें क्या करते हैं हम कि ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे करके ले ली, ये जो आ जाएगा ये नर्व से लग जाएगा, ये सेंसरी हेयर से, यहाँ पे सेंसरी हेयर्स, और ये हो गए। तो इस तरह से ये हमने बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर को लेकर के ऐसे ऐसे कर देंगे, ये हाइपोडर्मिस का जो बनना था ये गोले गोले कर देंगे सब ऐसे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती हुई चली जाएगी, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में क्या करना है, खाली इस तरह से करना है आपको, जिससे दिखा देना है कि हाइपोडर्मिस है। अभी मैं नोट कर दूंगा। और ये निचली वाली जो पतली सी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की रहेगी, ये वाली एक लेयर आ रही है पीछे नीचे साइड की, ये वाली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में हम नोट करेंगे, दिखाएंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की है ये वाली। तो इसमें क्यूटिकुला तो ये पूरा होगा, क्यूटिकुला जो होगा इस पूरे को यहाँ का क्यूटिकुला है, CUTICULA, क्यूटिकुला क्यूटिकुला एक ही बात है, या क्यूटिकल देख सकते हैं। और ये वाली लेयर्स हैं, ये लेयर्स ऐसे कर देंगे। तो इसमें सबसे ऊपर वाली जो परत होगी क्यूटिकल में, क्यूटिकल लिख लीजिए भले, CUTICLE क्यूटिकल, इसमें ये वाली कौन सी होगी, एपिडर्मिस। इसके अंतर्गत क्यूटिकल 3 तरह की होती है, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। तो ये एपीक्यूटिकल में आ जाएगी, एपीक्यूटिकल, और यहाँ पे एक्सोक्यूटिकल आएगी। अभी इसकी संरचना बनाता हूँ मैं कौन सी है, और एक आएगी एंडोक्यूटिकल, CUTICLE। वो सिंपल संरचना ये हाइपोडर्मिस में आएगा, या हाइपोडर्मिस, और ये निचली बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें कहाँ पे है, ये तो एपीक्यूटिकल हो गई। अब एक्सोक्यूटिकल जैसे हम बता रहे हैं, तो छोटी छोटी संरचनाएं आपको मैं बना के बताऊंगा, वो आएंगी। वो पहले से मैंने आपको नोट कर दिया है, तो वो संरचनाएं कौन सी होंगी आप कैसे समझ पाओगे कि ये एपीक्यूटिकल के बाद में एक्सोक्यूटिकल कौन सी रहेगी हमारी। इस तरह से हमें संरचनाएं बनानी होगी ऐसे करके, और इधर भी इसी तरह की होंगी। ये फिर ऐसे ऐसे ले लेंगे संरचनाओं, और इनमें क्या करेंगे, छोटे छोटे से खाने बना देते हैं हम इसमें, और इसी के लेवलिंग में रखेंगे इसको। जिस लेवलिंग में ये है उसी लेवलिंग में इसको रखा जाता है। लगभग जैसे ऐसे कर लीजिए, लगभग यहाँ तक है कि नहीं, ऐसे ये संरचनाएं आएंगी यहाँ तक, अनुमानता है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे से खाने बना देंगे इस तरह के। ये छोटे छोटे से खाने हैं ऐसे ऐसे, और पूरी
वहां तक दिखाएंगे हमें। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है और क्या काम करता है। इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिससे आप समझ सकें और इसके कार्यों के बारे में भी बताते हैं और चीज़ें बताते हैं कि क्या है इसका मेन रोल, क्या करते हैं। लेकिन पहले आपको जब डायग्राम बना लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, फिर कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, इसमें छोटे छोटे से खाने ये वाले, इस तरह से स्ट्रक्चर आ गई और ये इसी के लिए तक लगभग आएगी ये, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमने अभी बताया आपको एपिक्रिटिकल, एक्सोक्रिटिकल। अब एंडोक्रिटिकल, उसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं है, वो शॉर्ट है। इस तरह से ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे और ऐसे। इसके बड़े बड़े चौकोर वाले खाने हो जाएंगे और अपने आप वो क्या हो जाएगा, एंडोक्रिटिकल। अब देखिए क्या करना है, इसमें फटाफट बनते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। ऐसे करके चौकोर बड़े खाने हैं तो दोनों में डिफरेंट हो गया। छोटे खाने वाली एक्सोक्रिटिकल हो रही है और जो बड़े चौड़े खाने हैं वो एंडोक्रिटिकल। तो उससे आपकी समझ में आ जाएगा एंडोक्रिटिकल कौन सी है। ये एंडोक्रिटिकल वाले पार्ट हैं, ये एक्सोक्रिटिकल के, ये एपिक्रिटिकल के हैं। इसमें ये हाइपोडर्मिस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस तरह से है। तो अभी आपको बताया ये क्या है, सीटा, स्पाइनल, मिंग्रेन सेल, सेंसरी, ये सब उसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके अंदर देखिए इसमें क्या है, जो क्रिटिकल है उसके क्या कार्य हैं, मतलब मेन फंक्शन क्या है इसका। तो इसके फंक्शन है कीट के शरीर को वास्तविक रूप में बनाए रखना, कीटों के शरीर को पानी को न ओढ़ने देना जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, कीटों के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, कीटों में अन्य अंगों का निर्माण करना जैसे टेंटोरियम, ये सब इसके क्रिटिकल के कार्य हैं, जिसके द्वारा क्रिटिकल के द्वारा इंसेक्ट को मजबूती मिलती है, उसके अंग इसके अंदर मजबूत रहते हैं। तो ये क्रिटिकल के बारे में है। अब आपको बताया कि 3 तरह की है। सेकंड में हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस। इसके क्या कार्य हैं, ये एक तरह से स्राव करती हैं, इसके अंदर ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं। तो वो कैसे स्राव कर रही है, ये वाली इनका भी मेन रोल है। जैसे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, सपोज करिए सैलाइव, नंबर फर्स्ट सैलाइवरी ग्लैंड्स, मोल्टिंग ग्लैंड्स, बैक्स पॉइजन ग्लैंड्स पे आ जाइए, फिर सेंट ग्लैंड्स पे आ जाइए, फिर बैक्स ग्लैंड्स, उसके बाद में सेल ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, नेक्स्ट लाक ग्लैंड्स, नेक्स्ट एक्सक्रेटरी ग्लैंड्स और रिप्लेंट ग्लैंड्स। इस तरह से इसमें ये ग्लैंड्स हैं। जैसे कि जो गाय भैंस होती हैं उनके ग्लैंड्स होते हैं मिल्क ग्लैंड्स, दूध देती हैं, तो इसी तरह से बैक्स ग्लैंड्स बैक्स देंगी। तो ये ग्लैंड्स का वर्ग है कि इस तरह से ग्लैंड्स कार्य करती हैं। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है, और हमने आपको दिखा दिया कि कहाँ कौन सा पार्ट है, ये आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में सबसे निचली ये पतली परत होती है, ये सबसे निचली और पतली परत है वो बेसमेंट कहलाती है। तो ये क्यूटिकल का मेन फंक्शन है। क्यूटिकल के बारे में आपको बताया, इसका पूरा डिटेल कि क्यूटिकल का क्या कार्य है, क्यूटिकल के क्या फंक्शन हैं और ये पार्ट हैं। तो यही सब आपको उसमें नोट करना है, समझना है, ये डायग्राम बनाना है। इतना सब जानकारी आपको होनी चाहिए। डायग्राम थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे, उसे डेटिंग कर लेंगे, पेंसिल से बना लेंगे, बहुत अच्छा डायग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, पूरा एक टॉपिक आपका बॉडी वाल का। अब इसमें हम नेक्स्ट आपको दूसरे टॉपिक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पहले वीडियो में हमने आपको एंटोमोलॉजी से संबंधित बताया था, अब इसमें एक टॉपिक बता दिया बॉडी वाल का, और इसके बाद में नेक्स्ट उसके लिए
दूसरा हम बताएंगे वो नेक्स्ट उसमें डालेंगे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।